साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 जनवरी 2022 के प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे उससे बनने वाली हर एक स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हमने करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन को भी कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, जिससे बनने वाला हर एक प्रश्न आप अपने एग्जाम में कवर कर सकें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। हाल ही में असम ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अब अगर बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो दोस्तों इसका गठन 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गठन 1965 में हुआ था। मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो ये वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है, माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। दोस्तों, बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का संबंध देश में बड़े स्तर पे दूध उत्पादन के लिए लाया गया था, जिसके जनक वर्गीज कुरियन जी हो जाएंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्गीज कुरियन जी का संबंध किस क्रांति से है, तो इनका संबंध श्वेत क्रांति से है। और श्वेत क्रांति किस से उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगर बात करें राष्ट्रीय दूध दिवस की, तो राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर याद रखिएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। अब जानते हैं केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो आपसे एग्जाम पे पूछा था है कि वर्तमान में किस मंत्रालय के कौन मंत्री हैं, तो ये याद रखिएगा, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, जिनकी उपस्थिति में एक गुवाहाटी में समझौता हुआ है, गुवाहाटी में। अब इस समझौते के तहत क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना के तहत 15,000 से अधिक दूध देने वाले गिर गायों को असम में लाया जाएगा। यानी 15,000 से अधिक जो गिर गायें हैं दूध देने वाली, उनको असम में लाया जाएगा, जिसके तहत कि वृहद स्तर पर एक असम में दूध का उत्पादन हो सके। अब दोस्तों, बात करते हैं असम राज्य की, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जिनका संबंध बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये आपसे एग्जामिनर मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं, किस राज्य के कौन मंत्री हैं, ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी पार्टी के हैं। अब बात करें राज्यपाल की, तो असम के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी जी हैं। विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। फिर अब बात करें अगर राजकीय पशु, पक्षी और फूल की, तो राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। राजकीय पशु कौन है? एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी व्हाइट विंग डक। राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड है और राजकीय वृक्ष हॉलॉन्ग है। दोस्तों, ये सभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। याद रखिएगा कि राजकीय पशु क्या है असम का? एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी व्हाइट विंग डक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड। राजकीय वृक्ष हॉलॉन्ग। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। फिर अब बात करें क्लासिकल डांस की, वहाँ के लोक नृत्य क्या हैं, तो बिहू हो जाएगा, झूमुर हो जाएगा, देवधानी, ओझापाली, भोरताल, ये सभी असम के प्रमुख नृत्य हैं। याद रखिएगा। बात करें प्रमुख त्योहारों की, तो बिहू सबसे फेमस है, पोराग, वैसागु, अम्बुबाची मेला, ये सभी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो कि असम राज्य में मनाए जाते हैं, जिसमें अम्बुबाची, बिहू, ये सभी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब बात करें असम में प्रमुख नेशनल पार्क की, तो असम में प्रमुख नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई, फिर रायमोना नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर बात करें असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, कुल 7 नेशनल पार्क हैं। याद रखिएगा 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें अभी हाल ही में रायमोना और देहिंग पटकाई ये भी हाल ही में बने हुए नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो भारत में अब कुल 106 नेशनल पार्क हो चुके हैं। 106। दोस्तों याद रखिएगा 106 नेशनल पार्क हैं भारत में, 106 नेशनल पार्क हैं। दोस्तों 106 नेशनल पार्क हैं। फिर अब बात करें अपने अगले प्रश्न की, निर्वाचन आयोग ने किस राज्य से स्टेट आइकन के रूप में सोनू सूद की नियुक्ति वापस ले ली है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि
अभी जब पंजाब, उत्तर प्रदेश, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले स्टेट आइकन की वापसी के रूप में सोनू सूद को वापस ले लिया है। तो ये पंजाब से ऐसा हुआ है, पंजाब राज्य से। दोस्तों ये पंजाब के स्टेट आइकन थे सोनू सूद, जिसके निर्वाचन आयोग ने इसको निरस्त कर दिया है। तो अभी ये स्टेट आइकन के रूप में नहीं है। ऐसा किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने किया है। अब दोस्तों अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। फिर अगर बात करें राज्यपाल की, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगर बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में किसकी सरकार है पंजाब में? तो कांग्रेस की सरकार है। अगर बात करें पंजाब में विधानसभा सीटों की, 117 सीटें हैं, लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, आई एम नॉट ए मसीहा। काफ़ी फेमस पुस्तक थी, क्योंकि ये सोनू सूद की आत्मकथा के ऊपर है। सोनू सूद, ये भी याद रखिएगा अगर पूछा जाता आपसे कि सोनू सूद, आई एम नॉट ए मसीहा किसकी पुस्तक है? तो सोनू सूद की है। और ये मीना अय्यर के द्वारा भी लिखी गई थी। तो मीना अय्यर और सोनू सूद, जिसमें प्रमुख नाम सोनू सूद जी का है। फिर अब बात करते हैं अपने इलेक्शन कमीशन की। तो बात करें इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी तारीख को यानी 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, याद रखिएगा 25 जनवरी। फिर अब बात करें अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो दोस्तों हम सबको पता है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे, सुकुमार शिंदे सेन। फिर अब बात करें अगर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी थी। ये भी याद रखिएगा, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रामा देवी। फिर अगर बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं। वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं। और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। दोस्तों बात करें अगर इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जिसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं, जो कि 24वें मुख्य आयुक्त हैं, 24वें हैं ये। और बात करें 2 चुनाव आयुक्त की, तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, जिनकी हाल ही में भी नियुक्ति हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जस्टिस आयशा मलिक किस पड़ोसी देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी? तो दोस्तों आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने वाली हैं। ये पाकिस्तान की हैं। अब दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया चलता है वहाँ पे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, पाकिस्तान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान हैं। अगर बात करें संसद को क्या कहा जाता है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो 4 पड़ोसी देशों के साथ साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा 4 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिसमें भारत भी है, अफगानिस्तान है, चाइना है और ईरान। यानी ईरान, चाइना, अफगानिस्तान और भारत, ये 4 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। अब अगर बात करें भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो भारत के साथ पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य हैं। यानी पाकिस्तान और भारत के बीच 3323 किलोमीटर साझा करने में भारत के 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी है पाकिस्तान का। पशु है मरखोर और राष्ट्रीय पक्षी चुकार है। राष्ट्रीय फल आम और अमरूद है वहाँ पर। राष्ट्रीय फूल चमेली हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयन देवदार। ये सभी थे पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, फिर से देख लीजिए एक बार। राष्ट्रीय पशु मरखोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी चुकार, राष्ट्रीय फल आम अमरूद और राष्ट्रीय फूल चमेली, राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयन देवदार। दोस्तों एग्जाम में पड़ोसी देशों की राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल या राजधानी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इनको भी कवर करते हुए चलिएगा, जिससे इनसे संबंधित प्रश्न आपका कोई भी ना छूटने पाए। अब ये कुछ बूस्टर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये बूस्टर क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि अभी इनको हाल ही के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था।
दोस्तों पहला है, पाकिस्तान के सीनेट में प्रथम हिंदू महिला कौन है? तो पाकिस्तान के सीनेट में प्रथम हिंदू महिला कृष्णा कोहली जी को चुना गया है। और पाकिस्तान की जो नेशनल एम्बेसी है उसमें प्रथम हिंदू निर्वाचित सदस्य महेश मलानी जी को किया गया है। यानी पाकिस्तान की सीनेट में प्रथम हिंदू महिला कौन है? तो कृष्णा कोहली जी हो जाएंगी। और पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसी में प्रथम हिंदू निर्वाचित सदस्य कौन है? तो वो महेश मलानी जी हो जाएंगे। अब अगर बात करें स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी, तो वो दोस्तों कराची थी, लेकिन वर्तमान में इस्लामाबाद है। दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। फिर आगे है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मोरारजी देसाई थे, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसको निशाने पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, निशाने पाकिस्तान किसको मिला है? भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। फिर अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, तो दोस्तों इसको KVIC ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? KVIC ने, KVIC। अब दोस्तों अगर जिसके बारे में डिटेल में जानते हैं, भारत में हनी मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो दोस्तों हनी मिशन 2017 में शुरुआत की गई थी इसकी। 2017 में सिरोरा गांव गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, हनी मिशन 2017 में सिरोरा गांव गाजियाबाद से। अब अगर बात करते हैं KVIC के बारे में, तो दोस्तों KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब अगर बात करें इसके गठन की, तो KVIC गठन 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में विनय सक्सेना जी हैं। अब बात करें KVIC के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये नितिन गडकरी जी हैं, जो कि भारत में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। तो ये थे KVIC की बात, जिसका गठन 1956 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष या संचालक कौन है? तो विनय सक्सेना जी हैं। KVIC के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने कितने और देशों के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने 5 और देशों के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 युद्ध अभ्यास शुरू किया है। सी ड्रैगन एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है, याद रखिएगा दोस्तों, नौसेना का युद्ध अभ्यास है, जिसमें कुल 6 देश यानी भारत, इंडिया हो जाएगा, और इंडिया के साथ साथ दोस्तों, इंडिया के साथ साथ क्वाड देश भी हैं। क्वाड देशों में बता दूं आपको, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये हैं क्वाड देश। दोस्तों ये हैं क्वाड देश। 4 ये हो गए। 2 देश और हैं, कनाडा और साउथ कोरिया। यानी भारत ने 5 और देशों के साथ मिलकर यानी कुल 6 देश इस सी ड्रैगन नौसेना युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, जापान, ये तो 4 क्वाड देश हो गए, और 2 कौन से हैं? कनाडा और साउथ कोरिया। यानी कुल 6 देश हैं जो भाग ले रहे हैं। दोस्तों अब बात करें क्वाड की, तो अभी 2021 में हाल ही में क्वाड सम्मेलन हुआ था, और क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी, लेकिन अभी बीच के वर्षों में ये 2007 से लेकर 2020 तक सुस्त रहा। उसके बाद जब से चाइना का क्राइसिस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ विवादों में रिश्ते रहे, उसके बाद से क्वाड ने फिर से एक बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद 2021 में फिर से इसमें सरगर्मी आ गई है। तो उसके बाद से 2021 में फिर से एक सम्मेलन हुआ है इन 4 देशों के बीच। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वाड की इस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट 2007 की है, और उसके बाद 2021 में अभी फिर से हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था। अगर देशों की बात पूछे तो इसमें 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। रुपया यहाँ भारत की मुद्रा है। प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अब दोस्तों अगर बात करें अगले देश की, अगला है क्वाड का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो वर्तमान में राजधानी है कैनबरा हो जाएगी। मुद्रा डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे। अब बात है अगले क्वाड देश की, अमेरिका। अगला क्वाड देश अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर चलती है और राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो कि महिला हैं, भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय मूल की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कमला हैरिस, पहली महिला हैं
उपराष्ट्रपति हैं और जो कि भारतीय मूल की हैं। अब अगर बात करें जो बाइडन और कमला हैरिस की, तो अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो दोस्तों दोनों जो बाइडन और कमला हैरिस ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, याद रखिएगा दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। और दोस्तों अगर बात करें जो इससे पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था, ये भी याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते और जो बाइडन और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अब दोस्तों अगले क्वार्ट देश की बात करें जापान। जापान की क्या कैपिटल है, बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी। मुद्रा येन चलती है और प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नवनियुक्ति हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे फोमियो किशिदा। इससे पहले योशिहिदे सुगा जी थे, इनका उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फोमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर अगर बात करें अब कनाडा की, दोस्तों एक क्वार्ट देश नहीं है, अब याद रखिए, उससे पहले मैंने क्वार्ट देश को एक्सप्लेन किया है। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, मुद्रा चलती है डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडेन। याद रखिए कनाडा की कैपिटल हो जाएगी ओटावा, मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार किसने संभाला है। दोस्तों याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नवनियुक्ति है एससीओ की। एससीओ इसको हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांग मिंग को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, झांग मिंग। दोस्तों इनका संबंध चाइना से, ये चाइना के हैं, ये भी याद रखिएगा, चाइना। अब दोस्तों बात करें एससीओ की, तो एससीओ की इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 2001 में हुई थी। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ, इसका गठन 2001 में हुआ था। मुख्यालय दोस्तों चाइना की कैपिटल बीजिंग में है और महासचिव अभी बताया गया है कि झांग मिंग की नई नियुक्ति हुई है, ये भी चाइना के हैं। और दोस्तों बात की एससीओ की अध्यक्षता की, तो 2023 में अध्यक्षता कौन करने वाला है, भारत करेगा। किस वर्ष करेगा, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत करने वाला है, 2023 में। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बात करें ओपेक की, ओपेक के नए महासचिव अब हैथम आल घेस हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ये 9 नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट में से पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा। ओपेक के नए महासचिव हैथम आल घेस हो जाएंगे। अब बात करें ओपेक की, तो दोस्तों ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखिएगा, ये जो तेल निर्यात करती हैं उन देशों का एक संगठन, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखिएगा दोस्तों। फिर से बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब दोस्तों अगर बात करें ओपेक की, तो ओपेक के का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। मुख्यालय इसका वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहाँ स्थित है। सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 13 है। वर्तमान में ओपेक की बात करें तो ओपेक का गठन या इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अगर सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश 13 हो जाएंगे। अब दोस्तों और भी अगर भारत में अभी वर्तमान में जो नई नियुक्तियाँ हैं भारत की प्रमुख, तो उनमें देखते हैं सीबीआई के जो विशेष निदेशक चुने गए हैं वो प्रवीण सिन्हा जी को चुना गया है। दोस्तों ये प्रवीण सिन्हा हो जाएगा, याद रखिए, प्रवीण सिन्हा। फिर बात करें सीबीआई के निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ की बात करें तो विनोद कन्नन जी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है वीके त्रिपाठी। तो दोस्तों ये थी भारत की प्रमुख नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा जी को बनाया गया है। सीबीआई के निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया। और विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन जी बने हैं और रेलवे बोर्ड के नए सीईओ वीके त्रिपाठी जी हैं। अब दोस्तों ये थी 2021 और 22 की भारत की प्रमुख नियुक्तियां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरमानी टोला चर्च कहाँ है। तो दोस्तों अगर बात करें अरमानी टोला चर्च, ये दोस्तों ढाका बांग्लादेश में है। कई वर्षों से बंद था, इसको हाल ही में फिर से खोला गया है। तो दोस्तों अरमानी टोला चर्च अगर आपसे पूछा था किस देश में है, तो ये ढाका बांग्लादेश में है। एक प्रमुख चर्च है जो कि बांग्लादेश में है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, गांधीज असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र कुमार झा हैं। धीरेन्द्र कुमार झा जी ने अभी हाल ही में गांधीज असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ पुस्तक लिखी है।
दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।